जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज की इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी स्पेशल की ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। हमारे चैनल पर इस तरीके की प्रैक्टिस सेट निरंतर रूप से चल रहे हैं। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। आने वाले आपके एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी। तो कौन सा जनपद ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं। तो कुल मिलाकर के 7 जनपद हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, महाराजगंज है और सिद्धार्थ नगर है। तो ये 7 जिले हैं। अब इनमें से आपका कौन सा जिला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर। ये आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर इसका राइट आंसर हो। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास में बताए गए सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सीमा के अंतर्गत आता है। ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के अंतर्गत आता है क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के अंतर्गत आता है, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीमा के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आता है और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ये इलाका आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से ये लगता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है तो हम लोग जान लेते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले हमारे आते हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी और ललितपुर है। ये 7 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो भी ध्यान रखिएगा। इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। तो ये कुल 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगते हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। काली कपास की मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, करेल मिट्टी होगी या विंध्यन मिट्टी होगी। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली कपास की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर प्रमुखता से पाई जाती है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा 2 प्रकार लाल मिट्टी और काली कपास की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। क्या आंसर होगा? किशनपुर होगा, करतनिया घाट होगा, रायपुर होगा या चंबल होगा। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करतनिया घाट। बात करें किशनपुर की तो इसका निर्माण 1972 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए, इसका जो निर्माण है 1979 ईस्वी में किया गया। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में झीलें दी गई हैं और दूसरी जगह पर स्थान दिए गए हैं। सौज झील मैनपुरी में पड़ती है, शेखा झील अलीगढ़ में पड़ती है, बरीखा झील संत कबीर नगर में पड़ती है और सरसई झील आगरा में पड़ती है। क्या राइट आंसर होगा? कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसई झील जो है वो आगरा में नहीं है, ये इटावा में पड़ती है। सरसई झील जो है वो इटावा में पड़ती है। बाकी सारे हमारे राइट आंसर हैं। सौज झील जो है वो मैनपुरी में है,
सेखा झील जो है वो अलीगढ़ में है और बरीखा झील जो है वो संत कबीर नगर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसई झील आगरा में नहीं है, इटावा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है। तीसरा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही होंगे। तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो यूपी है। ठीक है, यूपी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश कौन सा है, यूपी है। ये भी आपका यूपी है और ऊपर वाले का भी आंसर यूपी है। तो दो तो बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में ही आते हैं ये। उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत आता है, इसलिए भारत में ही पूछा जा रहा है, तो भारत में ये दोनों ऑप्शन सही है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो भारत में नहीं है, भारत में दूसरे नंबर पे चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, कि पहला और दूसरा किस में सही है। देखिए, पहले वाले में दिया है सिर्फ एक सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है। फिर तीसरे में दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे तीसरे वाले में तो गलत दिया गया है। चौथा ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत में गन्ना उत्पादन और दूध का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है। ठीक है, यूपी नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारत में नलकूप से संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर पंजाब है। क्या आंसर होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में नलकूप और कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। अगर बात करें नलकूपों के द्वारा जो भूभाग की सिंचाई की जाती है, वो लगभग 84% सिंचाई भूभाग की उत्तर प्रदेश में की जाती है नलकूपों के द्वारा। आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर अब दोबारा से एल्फ्रेड पार्क का नाम रखा गया। एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके क्या रखा गया, क्या भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, क्या चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है या फिर मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर एल्फ्रेड पार्क का नामकरण किया गया है और ये प्रयागराज में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री अवस्थित है। पिछली सेट में भी आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है। क्या बरेली में है, रायबरेली में है, अमेठी में है या सुल्तानपुर में है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है। रायबरेली में भी कहाँ पर है, तो रायबरेली में भी लालगंज में स्थित। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। बात की जाए पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका नाम क्या है, तो पेराम्बूर है। ठीक है, पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरी रेल कोच फैक्ट्री की बात की जाए तो कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है। और ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री तीसरी है जो कि रायबरेली में स्थित है। ये कहाँ पर पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली है लेकिन भारत की ये तीसरी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सूची 1 का सूची 1 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं, सूची 2 में प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। कौन से खनिज कहाँ पर किस जिले में मिलते हैं, किससे कौन सा मैच करेगा ये आपको बताना है। ग्रेफाइट कहाँ पर मिलेगा, तो ग्रेफाइट जो है वो बांदा में मिलेगा। ठीक है, पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा देख सकते हो, इसमें दोनों में नहीं है। पहले का तीसरा ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। पहले का तीसरा था, दूसरे का पहला होगा। डोलोमाइट सोनभद्र में है। फिर उसके बात की जाए सिलिका सैंड की प्रयागराज में मिलेगा। बॉक्साइट की बात की जाए तो चित्रकूट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। हवाई अड्डे दिए गए, दूसरी साइड में नगर दिए गए। पहला हवाई अड्डा है बमरोली, दूसरा है चकेरी, तीसरा है हिंडौन और चौथा है फुर्सतगंज। कौन सा हवाई अड्डा किस जगह पर मौजूद है ये आपको बताना। गाजियाबाद दिया गया है, रायबरेली दिया गया है, कानपुर दिया गया है और इलाहाबाद दिया गया है। तो कौन सा कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है। बमरोली जो है प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में पड़ता है। तो पहले का चौथा होगा, तो पहले का चौथा इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। आगे बढ़ते हैं, चकेरी की बात करते हैं। तो चकेरी जो है वो कानपुर में पड़ता है। पहले का आपका चौथा था और दूसरे का तीसरा है। तो दूसरे का तीसरा देख पाओगे आप, इसमें दिख रहा है दूसरे का तीसरा, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। अगले वाले के हिसाब से हमको पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या होगा। हिंडौन जो है वो गाजियाबाद में पड़ता है। तो आप देख सकते हो तीसरे का दूसरा होगा, तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। कांकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? क्या वाराणसी में दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी, कानपुर में दी गई थी या लखनऊ में? काकोरी षड्यंत्र केस था, उसमें मेन आरोपी जो थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। इनको फांसी कब दी गई और कहाँ दी गई इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर की जेल में। 19 दिसंबर 1927 में इनको फांसी दी गई थी। इनके अलावा और भी लोग थे जिनको फांसी दी गई। तो 4 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। ये 4 लोग जो थे इनको फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? क्या प्रयागराज में है, कानपुर में है, वाराणसी में या लखनऊ में? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछा जा रहा है, कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारे सामने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? जो ठुमरी गायिका हैं जिनका नाम गिरजा देवी है, इनका जन्म पूछा जा रहा है किस शहर में हुआ? क्या लखनऊ में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, मुरादाबाद में हुआ या वाराणसी में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है, वाराणसी। वाराणसी में 8 मई 1929 में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के भी अवार्ड से नवाजा गया है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 2017 में हुई थी और कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है कि हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है? रंगमंच से है, गायन से है, लोक नृत्य से है या कबड्डी से? हाथरस और कानपुर का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगमंच से। लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है वो लोक नृत्य माना गया था। तो आप आयोग के हिसाब से चलेंगे तो लोक नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? क्या जैन समुदाय से, सिख है, ईसाई है या फिर बौद्ध है? यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था और आगे भी आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि ये प्रश्न घूम फिर के यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन समुदाय से काम्पिल मेला संबंधित। ये काम्पिल मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है प्रतिवर्ष। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। काम्पिल जो है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थान है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी हैं, दूसरे हैं नवाब वाजिद अली शाह, तीसरे हैं बाबू गोपाल चंद्र
एलियस गिरधर या लास्ट हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। क्या इसका आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नवाब वाजिद अली शाह। ये ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता भी माने जाते हैं। याद रखिएगा, ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता भी नवाब वाजिद अली को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के प्रमुख निवासी हैं भील, कोल, खरिया या खरवार। तो ये जनजाति है, तो कौन सी जनजाति जो है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में रहती है? तो भील जनजाति है, कोल जनजाति है, खरिया है या फिर खरवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति जो है वो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा भी देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र में भी खरवार जनजाति रहती है। ये 4 जिले और याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? क्या 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो ये आगरा का एक विश्वविद्यालय है और एक है लखनऊ का विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, शिमला में है, लखनऊ में है या फिर हैदराबाद में? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपसे पूछा जाए तो ये लखनऊ में, और अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान पूछा जाए तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। इसके अलावा भी अन्य संस्थान भी हैं जो कि लखनऊ में ही अवस्थित हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे बलबीर साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान मौजूद है यहाँ पर लखनऊ, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान स्थित है, केंद्रीय चिकित्सीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान है, और औषधि विश्व विज्ञान संस्थान भी यहाँ पर अवस्थित है। तो ये लखनऊ में ही अवस्थित हैं सारे के सारे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1887, 1890 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1991। यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। कितना आसान प्रश्न है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1887 ईस्वी में। ठीक है, 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का ये पहला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नीचे दिए गए युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। एक साइड नगर दिए हैं, दूसरी जगह स्थानीय निकाय दिए गए हैं। लखनऊ छावनी परिषद दिया गया है, कानपुर में नगर निगम दिया गया है, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद दिया गया है, और काकोरी में नगर पंचायत दिया गया है। कौन सा गलत है ये आपको चुनना है। लखनऊ छावनी परिषद है, ये बिल्कुल ठीक है। लखनऊ जो है वो छावनी परिषद है, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद में क्या नगर पालिका परिषद है? यही हमारा गलत लिखा हुआ है। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, गाजियाबाद में नगर निकाय है। आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? क्या प्रयागराज में की गई, आगरा में की गई, गाजियाबाद में की गई या लखनऊ में की गई? पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस जिले में की गई और ये देश का पहला पुलिस संग्रहालय है? तो इसकी स्थापना गाजियाबाद में की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला भारत का पहला जिला भी गाजियाबाद बन गया है। ठीक है, मतदाता सूची को वेबसाइट पर जारी करने वाला पहला जिला बना है भारत का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न, और ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है?
FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो जो राज्य पोषण मिशन है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्या विकलांग कल्याण से है, शहरी विकास से है, कुपोषण से है, या फिर कौशल विकास से है? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण से संबंधित है राज्य पोषण मिशन। साफ साफ लिखा है पोषण। इसका उद्देश्य है कि कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने इस पोषण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था? 1992 में किया गया, 1995 में किया गया, 2001 में किया गया, या 2005 में किया गया? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 ईस्वी में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया था। आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है श्री टीवी राजेश्वर, दूसरा ऑप्शन है श्री होरमास जी, और यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पर होगा फिरोज शाह मोदी। तीसरे हैं श्री BL जोशी, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर जो वर्तमान राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि का कारण क्या है? बढ़ती साक्षरता दर है, दूसरा है स्वास्थ्य सुविधा एवं बीमारों पर नियंत्रण है, तीसरा है सुधरती कृषि, और चौथा है तेजी से शहरीकरण। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारी पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे पेपर में पूछा गया प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला अनुपात दर क्या है? मतलब लिंगानुपात आपसे पूछ रहे हैं कि 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 2001, तो 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था वो था 898 प्रति 1000 व्यक्ति। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो 1024 है जौनपुर में। इसके बाद आता है आजमगढ़ 1019, देवरिया इसके बाद है 1017 है, इसके बाद आता है प्रतापगढ़ 998, और इसके बाद आता है सुल्तानपुर 983। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की तरफ देखते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में शुरू की गई? क्या इटावा में, महाराजगंज में, जौनपुर में, या मिर्ज़ापुर में? किस स्थान से पहली केबल कार की सेवा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर से। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली केबल कार की सेवा मिर्ज़ापुर से स्टार्ट की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2 अगस्त 2021 में। ठीक है, तो ये होते हैं आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलती हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।